बेकाबू कोरोना, संभल कर रहना। पूरे देश में तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और यही कारण है कि अलग अलग राज्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, अलग अलग गाइडलाइन उनके लिए तैयार की गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज शाम 6 बजे से 60 घंटे के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं वो लॉकडाउन पर रहेंगे। देश में कोरोना महामारी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 1,31,000 नए केस सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 800 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 60,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब देश में एक्टिव केसों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, 10 लाख के करीब ये पहुँचने वाली है। अभी आंकड़ा 9,74,000 के आसपास है। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते करीब 10 दिन से हर रोज़ 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी महाराष्ट्र में 56,000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो 9,000 के करीब मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी बीते दिन 7,500 मामले सामने आए हैं, जिन्होंने पिछले करीब 6 महीने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी अब कोरोना बेकाबू हो चला है। यूपी में बीते दिन 8,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। कोरोना महामारी की शुरुआत में अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में 4,000 तो छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्रदेश में एक दिन में 4,324 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 898, भोपाल में 657 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 3,22,338 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें अब तक 2,90,165 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में अब सभी नगरीय क्षेत्रों में शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है, यानी कि 60 दिन। आज शाम से ये शुरुआत होगी और सोमवार सुबह तक ये चलेगी। 60 घंटे लगातार लॉकडाउन रहेगा। आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी शहरों में लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ प्रदेश के कटनी जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही बड़वानी, रतलाम और बैतूल में आज से 9 दिनों का लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इधर जबलपुर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया है। ये आदेश जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट के लिए जारी किया गया है। बता दें कि 10 से 14 और 17-18 अप्रैल को पहले से ही अवकाश है। तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और यही चिंता और चुनौती न केवल सरकार के सामने बल्कि लोगों के सामने भी है कि किस तरह से इस चैन को रोका जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब। बहुत स्वागत करता हूं गर्ग जी आपका। सर, जिस तरह से लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है और अब तरह तरह की गाइडलाइन भी सामने आ रही हैं, सरकार कह रही है कि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है, लेकिन तमाम सेक्टरों पर काम करने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए कि जो नया ये स्ट्रेन कहें या जिस तरह से अब कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, सर आखिर वजह इसकी क्या? ये क्या पहले से प्रोडक्ट था कि नहीं एक जो वेव है इसकी है सेकंड वो आएगी और उसी के सारे कोरोना दोबारा सेकंड वेव में आया है? तेजी से फैलाया जा रहा है जी। इसको मैं फैल रहा है नहीं, फैलाया जा रहा है जी। कारण बहुत स्पष्ट है कि 1920 में जब स्पेनिश फ्लू की वेव आई थी, तब दुनिया ने 2 साल तक 3 बड़ी पीक का उसमें वातावरण देखा था। और पिछले करीब 100 सालों में हम कोविड सीरीज के 6 वायरस पहले देख चुके हैं। ये 7वां वायरस है कोरोना श्रेणी का। ये वायरस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियों की बात हो रही है, बहुत सारे अज्ञानताओं की बात हो रही है और जिसको जो समझ में आ रहा है वो वैसा बता रहा है और वैसा कर रहा है। जी सर। आप अगर पुराने आर्टिकल्स पर जाएंगे तो हमने मार्च 2020 में बहुत साफ साफ लिखा था कि ये कोविड सीरीज का 7वां वायरस है और पहले के 6 वायरस के लिए चूंकि कोई दवाई या कोई वैक्सीन स्थायी तौर पर नहीं बनाई जा सकी है, तो 7वें की भी नहीं बनेगी। ये बिल्कुल सटीक मान के चलिए। आपको वो सारे प्रिकॉशन उठाने पड़ेंगे जो स्पेनिश फ्लू के समय दुनिया ने उठाए थे, जिससे उसको 2 साल में
दुनिया कर्टेल कर पाई थी। ये 100 साल पहले की बात है। आज 100 साल में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है। आज हमारा संचार तंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अब इस व्यवस्था में जब हमारे पास, हमने लिखा था कि हम अप्रैल के 2021 में इसकी दूसरी पीक देखेंगे, और आज हमने ये भी कहा हुआ है कि आप नवंबर दिसंबर में इस बीमारी की तीसरी पीक देखने वाले हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आता हूं अपनी बात पे वापस कि कोरोना फैल रहा है या फैलाया जा रहा है। देखिए, डर का एक वातावरण बना दिया गया है, पैनिक का वातावरण बना दिया गया है। आज मुझे ये बताइए कि हमको हर साल मार्च अप्रैल में जब मौसम बदलता है ठंड से गर्मी की तरफ, या फिर आगे सितंबर अक्टूबर में जब ठंड से गर्मी से ठंड की तरफ, तो हमारे देश में हर साल ढेर सारे वायरल इन्फेक्शंस और डेंगू फीवर और दूसरी तमाम बीमारियां आती थी। वो इस साल कहाँ हैं? राज्य की ये सारे संक्रमण वही वायरल संक्रमण हैं जिसको कोरोना का नाम दे दिया गया है। लोगों को डर का माहौल बना दिया गया है। बाजार से फर्जी दवाइयां गायब हो गई हैं, जिन दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं, उनको इतना खिलाया जा रहा है कि वो दवाइयां रेमडेसिविर जैसी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी, जिसको लेकर हम लगातार मार्च से लिख रहे हैं कि ये दवाइयां कहीं कारगर नहीं है। रेमडेसिविर स्वाइन फ्लू में कारगर नहीं हुई थी, वो डंप कर दी गई थी। मॉडर्ना कंपनी ने इसको वापस से मार्केट में उतार दिया अपना बाजार देखकर। और दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में नहीं, सारी दुनिया में इसको एक बीमारी के तौर पर ले लिया, जबकि रेमडेसिविर के लिए लगातार कहा जा रहा है कि ये दवा नहीं है कॉमन उपयोग की। जिन मरीजों को ऑक्सीजन के वेंटिलेटर की जरूरत हो, जो गंभीर संक्रमित हो, सिर्फ उन्हीं को अस्पताल में डॉक्टरी निरीक्षण में यह दवा लगाई जाएगी और उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और 1 साल के आंकड़े निकल के आए कि इस दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बाजार में भीड़ क्यों लगी है रेमडेसिविर खरीदने की, बाजार में भीड़ क्यों लगी है लोगों के पैनिक की। ये पैनिक मचाया जा रहा है, ये बाजार का खेल है। और बहुत कुछ सरकारें भी इसमें काम कर रही हैं। जैसे हम अगर उदाहरण लें किसी चीज का कि सरकार कैसे खेलती होगी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर अहम हो जाता है कि अगर हमने देखा दिसंबर जनवरी तक जिस तरह का वायरस था, ये कहा जा रहा था कि जो वायरस है कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, तो क्या ऐसा था? और अब जो वायरस लगातार तेजी के साथ फैल रहा है वही वायरस है, सेम उसकी कैपेसिटी है, सेम उसका पावर है, कि कुछ ये वायरस बदला है और नए स्ट्रेन की भी कई तरह की बात हो रही, तो क्या ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि कोरोना वायरस के लगभग 28 म्यूटेशंस पिछले 1 साल में हम लोग दुनिया में मेडिकल साइंस में देख चुके हैं। तो निसंदेह की बात है कि और वायरस की प्रवृत्ति होती है। ये वायरस जितने भी हैं, ये प्रोटीन के आपके जीनोम से रिलेटेड तत्व होते हैं। तो ये आपके वातावरण के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ ये चेनिंग कर लेते हैं। जब ये चेन बना लेते हैं तो वहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर किसी जगह पर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा कमजोर मरीजों का, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का जहाँ मरीजों का बहुत सारा जमावड़ा हो, तो वहाँ ये वायरस को ताकत मिलती है, वो बार बार मल्टीप्लाई करता है। अगर हम इसको हवा में फैला देंगे, दूर दूर कर देंगे लोगों को, तो जैसे मैं बात करता हूं कि आज के सीजन में जब इस समय बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, निमोनिया के, सर्दी जुकाम बुखार के ढेर सारे हैं, तो ये यहाँ अंतर नहीं हो पा रहा है और लोग परेशान हैं। लोग हैरान होकर डॉक्टर, अस्पताल, सब जगह पर दौड़ लगा रहे हैं। आज एक तो किसी को अगर कोरोना का टेस्ट भी कराना है तो वो 500 लोगों की भीड़ में सरकारी अस्पताल में खड़ा है, जहां उसको संक्रमण मिलेगा कि वो संक्रमण से बचेगा, ये बड़ा भगीरथी सवाल खड़ा हो जाता है। तो इन सबको हम जब तक दूर नहीं करेंगे, ताकि सबके शरीर में वायरल लोड कम से कम पहुंचे, तब तक हम व्यवस्था को बचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए आप ध्यान करेंगे कि हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, हम मोदी जी को भी बराबर लिख रहे हैं कि इस बीमारी में आपको बजाय अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के, आपको बड़े बड़े टीटी नगर जैसे हमारा खेल मैदान है, बड़े बड़े स्टेडियम हैं, बड़े ओपन जगह हैं, पार्किंग स्पेसेज हैं, वहां पर इन मरीजों को 8-8, 10-10 फीट के अंतराल पर व्यवस्थित करना चाहिए। उनके लिए अच्छे खाने पीने, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। आप मानेंगे कि 99% मरीज बिना अस्पताल जाए ठीक हो जाएंगे। राजेश जी सर, एक सवाल और आ जाता है यहाँ पर। हमने देखा कि बीच में उसी दिसंबर जनवरी तक की मैं बात करूँ तो कोई पॉजिटिव निकलता था और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती थी तकरीबन 10 दिन का डोज या 7 दिन का डोज रहता था। अब मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि अलग अलग किसी को 5 दिन का डोज दिया जा रहा है, वही जो पहले दिया जाता था, या किसी को 3 दिन का दिया जा रहा है, तो क्या जो वायरस लोड के हिसाब से ऐसा हो रहा है? क्या स्ट्रेटेजी बदली है इसके पीछे? नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजीज, दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं बना रहे हैं। स्ट्रेटेजीज
ऐसी कमरों में बैठे बाबू और ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं, जी। जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन और ये परेशानी खड़ी हो रही है। जी। हम लगातार इस बारे में सबको आगाह कर रहे हैं कि इस बीमारी में जब तक कि आपके शरीर में वायरल लोड बहुत ज्यादा ना हो जाए, जी। आपको लगातार बुखार बना रहे, आपकी ऑक्सीजन घटने लगे, तब तक आपको किसी तरह की कोई दवाई की, जिसमें स्टेरॉइड्स हो या रेमडेसिविर हो या एंटीबायोटिक्स हो, किसी की जरूरत नहीं है। आपको घर में सुरक्षित रहने से आपका पूरा इलाज हो जाएगा। वायरस आपके शरीर की इम्यूनिटी के साथ अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आप 10 तरह की दवाइयां लेते हैं और 4 तरह की दवाइयां लेते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, तो ये वायरस आपके अंदर बहुत तेजी से प्रकोप मचाता है, जिसकी वजह से हालत बिगड़ती है। तो सबको सलाह बार बार ये है कि किसी तरह की कोई एंटीबायोटिक दवा वायरल फीवर में तब तक ना लें जब तक कि आपके शरीर में 4 से 5 दिन निकल चुके हों और आपको फीवर लगातार बनने लगे और उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जिनको हम कहते हैं कि कोई दूसरे इन्फेक्शन आपके शरीर में हो, जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन बनने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने लगता है, वहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि इन सबको अस्पताल में डॉक्टरी सुपरविजन में ये दवाइयां मिलनी चाहिए और उसके आंकड़े फिर सारे इकट्ठे करके दुनिया के सामने रखे जाना चाहिए कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सर फिर सर देखा जाए तो किसी ने भी टेस्ट कराया, अगर वो पॉजिटिव निकला तो सीधे उसमें लिख दिया जाता कि ये कोरोना पॉजिटिव है। और जिस तरह से आप काफ़ी अहम बात कह रहे हैं कि वायरस लोड जिस हिसाब से है, कहीं ना कहीं अगर ये भी मेंशन होना चाहिए कि किस तरह से आपकी बॉडी में किस तरह से वायरस का लोड है, बहुत ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल तरीके से आप मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हैं। तो ये क्यों अलग अलग इसको डिवाइड नहीं किया जा रहा सर? देखिए, इसमें 2-3 चीजों की जानकारी होना जरूरी है कि सबसे पहले तो आपने टेस्ट किस तरह से किया। पता चला आपको नाक के अंदर उस स्तर तक जाके आपको स्वाब लाना था, वहां गए नहीं, आपने ऊपर ऊपर से कर लिया, तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। या आपने जब आपका ल्यूसेंस पीरियड था पहले 3-4 दिन का, तब आपने टेस्ट करा मारा, तो आपका वो टेस्ट नेगेटिव आने की पूरी संभावना है। इस बीमारी में एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग अब इतने साल भर में बन गई है कि आपको कब टेस्ट कराना चाहिए। नॉर्मली 5 से 6 दिन जब आपको तबीयत खराब होने लगे तब आपको टेस्ट के लिए भागना चाहिए। तब तक आपको घर में रह के सुरक्षित रह के हमारे बताए जा रहे सारे उपाय, जिसमें दिन भर धूप में जितनी एक्सरसाइज हो सके करें, बेफिक्री से सोएं, जितना हो सके गरम गरम लिक्विड ताज़ा बना हुआ भोजन लेते जाएं, और साथ में एक विटामिन की गोली और विटामिन डी की गोली लेने से आपका बहुत कुछ उपचार हो सकता है। ये बहुत साधारण सा उपचार है जो हम सबको बार बार बता रहे हैं। अगर आप 5 से 6 दिन में आपको लगता है कि अब आपका बुखार बढ़ने लगा है या आपको किसी तरह की तकलीफ हो रही है, तब आपको टेस्ट कराने जाना चाहिए। ये 5 से 8 दिन के पीरियड में टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आने की सबसे बड़ी संभावना होती है। और अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो भी घबराइए नहीं, अपने आप को घर में आइसोलेट रखिए, अच्छा भोजन करते रहिए। नॉर्मली ये बीमारी 8 से 9 दिन में, 10 दिन में अपने आप ठीक। काफी अहम बात डॉक्टर गर्ग साहब आप बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह का एक मैसेज बीच में है कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति निकला तो तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो व्यक्त होने लगती हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब और बन रहा है कि पहले जो इसके सिम्टम थे, जो लक्षण थे, और अब जो है कुछ चेंज हुआ है इन लक्षणों में? हाँ बिल्कुल, देखिए आप याद करिएगा कि मार्च में हमने सभी जगह पर आर्टिकल्स में ये लिखा था कि खाली ये सांस के जरिए आपको संक्रमित नहीं करेगा, मतलब सिर्फ फेफड़ों को संक्रमित नहीं करेगा, ये आपके गले में पहुंच रहा है तो ये आपके आंतों के जरिए आपके आंतों के सिस्टम को भी संक्रमित करेगा, आपके लिवर को संक्रमित करेगा। इसका अर्थ ये है कि आपको पेट दर्द, उल्टी, पीलिया, जॉन्डिस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि आपके मल मूत्र से ये वायरस आपके पेयजल स्रोतों को संक्रमित कर सकता है। अगर आपके यहाँ सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, तो हमने इसके लिए भी सरकार को बहुत चेताने की कोशिश की है कि इन मरीजों को 1 से 1.5 महीने तक उनके मल में वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ये सारी चाइना अमेरिका की न्यूज हैं जो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ है। ये बड़ी चिंतनीय बात है। हमको आने वाले समय के लिए पेयजल स्रोतों को संभालना होगा, नहीं तो जो अभी हम फेफड़ों का संक्रमण देख रहे हैं इस वायरस में, हम आगे चलकर आंतों का और लिवर का पेयजल संक्रमण का संक्रमण देखेंगे, वो बड़ा चिंतनीय होगा। उसके अलावा ये बाकी सब जगहों पे भी असर कर सकता है। ये आपकी चमड़ी पर असर कर सकता है, जहां मवाद की गठानें पड़ सकती हैं, उसमें आपको गैंग्रीन हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रैक्टिकली वायरस के हर तरह के रूप देखने को मिल रहे हैं। सर भी वायरल संक्रमण होते हैं। जी सर, एक बार किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो ठीक हो गया, और एंटीबॉडी की बात आती है, ये भी कहा जाता है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अलग अलग इसको लेकर चर्चा रहती है। तो क्या एंटीबॉडी अगर किसी की बनी है
और अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ जाता है तो वो कितना इफेक्टिव करेगी। या ये भी कहा जाता है कि एंटीबॉडी भले 3-4 महीने रहे, लेकिन एक बार जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपके जो सेल अंदर है वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई और किस तरह की चीजें हैं इसको लेकर डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको सबको जानकारी होना चाहिए। देखिए, हमको यहाँ ये समझना होगा कि किस बीमारी के खिलाफ हमारा शरीर कितनी स्थायी या अस्थायी, मतलब परमानेंट या टेम्परेरी इम्यूनिटी क्रिएट करता है। हमारे शरीर को जब भी कोई इन्फेक्शन मिलता है, जब भी कोई इन्फेक्शन लगता है, तो उसमें कुछ बीमारियों में शरीर परमानेंट इम्यूनिटी बना लेता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक बार पोलियो का टीका ले लिया तो पोलियो दोबारा नहीं हो रहा था, हम उस वजह से पोलियो को इरिडिकेट कर पाए। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन अगर मैं टिटनेस की बात करूं तो आप ध्यान करेंगे कि टिटनेस का आपको हर 6 महीने में टीका लगाना पड़ता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन होने की संभावना हो तो। क्यों? क्योंकि टिटनेस की स्थायी वैक्सीन नहीं, स्थायी इम्यूनिटी नहीं बनती। इसी तरह से मैं बाकी वायरसेस की बात करूं तो फ्लू के इंजेक्शन, फ्लू के वायरस हर साल आदमी को लेने होते हैं। ये पूरे हम इतने सालों से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वायरल की जो पैटर्न है, कोविड सीरीज के वायरस की जो पैटर्न है, इन 7 वायरस की, जिसमें सारे ये फ्लू के वायरस हैं, जिसमें आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं। और यही हमारा सवाल साल भर पहले था सारे दुनिया के सिस्टम से कि जब इन 6 वायरस की कोई आप स्थायी वैक्सीन नहीं बना सके हो तो आप 7वें की कैसे बना लोगे। लेकिन दुर्भाग्य है राजेश जी की पूरे बाजार ने हमारे पूरी मानवता को ग्रिप में ले लिया और सारी सरकारें उनके सामने नौटंकी बनी रह गई हैं। दुर्भाग्य यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आप याद करिएगा कि जब वैक्सीन लगने की बात हुई तो 4 हफ्ते पे दूसरे डोज को लगाने की बात हुई थी। मेरा सवाल फिर खड़ा होता है सबके सामने कि आपने किसी भी आदमी का, किसी भी वॉलंटियर का जो 3rd फेज ट्रायल में फ्रंटलाइन वर्कर्स जा रहे थे, आपने किसी का भी वैक्सीन लगाने के पहले एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया। इसका क्या अर्थ है कि अगर उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है तब तो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाएगी तो हम दोबारा चेक करके पता कर सकते हैं कि कितनी एंटीबॉडी बनी, उसको कितने अंतराल पे दूसरा डोज देने की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा था 3 महीने से पहले दूसरा डोज बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और आप याद करेंगे अभी अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर बात की है कि अब हम 3 महीने पे दूसरा डोज लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा चिंतनीय सवाल है कि आपने बिना जांचे कि लोगों के शरीर में कितनी एंटीबॉडी बन चुकी है, आपने सबका मास वैक्सीनेशन चालू कर दिया है। हम ऑलरेडी कह चुके थे कि अप्रैल तक हम 50 से 60 करोड़ लोगों में इस बीमारी का इन्फेक्शन देख चुके होंगे। इसका मतलब है कि उनके अंदर इम्यूनिटी कुछ ना कुछ तो बन चुकी होगी। तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और इस हर्ड इम्यूनिटी के साथ हम 3rd फेज में फिर एक पीक और देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और संभवतः उसके बाद जाकर ये बीमारी कम होना शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। राजेश जी, ये बीमारी एंडेमिक होकर रह जाती है। स्वाइन फ्लू आज जगह जगह पर एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब है कि दुनिया से कम हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर जहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, जहां गंदगी ज्यादा है, जहां पेड़ पौधे कम हैं, जहां पर पानी संक्रमित है, वहां पर ये बीमारी एंडेमिक बनकर रह जाती है। सर, आखिर में ये जानना चाहेंगे कि व्यक्ति का किस तरह का सुरक्षा कवच होना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस, मास्क की बात होती है, डिस्टेंसिंग की बात होती है, अगर कोई संक्रमित के अगल बगल में भी व्यक्ति आ जाए तो किस तरह का सुरक्षा कवच उसका हो जिससे कि वो बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। सबको हम फिर एक बार समझाना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, इस बीमारी में डरिए नहीं, घबराइए नहीं, पैनिक मत करिए। दवाइयों के लिए, उपचार के लिए अस्पतालों की तरफ मत भागिए। अगर आपको कोई संभावना भी लग रही है, आप जैसे हमने कहा कि अगर आपको लगता भी है कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, तो पहली बात तो अपने आप को खुद समझाइए कि ये संक्रमण कोरोना नहीं है, ये सामान्य सर्दी जुकाम बुखार का वायरल फीवर है जो इन मौसमों में आता है और यही भरे पड़े हैं सब जगह। अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, हाथ पैर मुंह अच्छे से धोते रहिए। पहली बात तो भीड़ में जाइए मत, और अगर जाना ही आपको पड़ता है तो मास्क जरूर लगाइए और उसके लिए पूरी अपनी ध्यान करिए। दिन भर में 2 से 3 घंटे अगर आप अपने आप को धूप में तपाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि कोई वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। तीसरी बात, साथ में अगर आपको फिर भी लगता है तो हफ्ते में 1 दिन अगर आप विटामिन डी की गोली खाते हैं तो आपको बहुत कुछ उससे बेनिफिट मिल सकता है। दिन भर में 4 से 5 लीटर शुद्ध पेयजल, लिक्विड डाइट, इसको लगातार लेते जाइए। अपना भोजन ताजा, गर्म, स्वस्थ वाला भोजन रखिए, नेचुरल भोजन रखिए। फल, फ्रूट, सब्जी जितने आपको मिल सकते हैं वो लेने की कोशिश करिए। और जो भी बुजुर्ग लोग हैं, 40 से ऊपर के हैं, जिनके अंदर जरा भी संभावना है, जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो निसंदेह आधी गोली डिस्प्रिन की अगर खाते हैं तो उनको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। वो अपने डॉक्टर से बात करके एक आधी गोली एंटीकोएगुलेंट की जरूर खाते रहें ताकि उनके अंदर क्लॉटिंग ना हो। ज्यादातर मरीजों में डर, घबराहट और क्लॉटिंग से मृत्यु हो रही है। अगर हम इन चीजों से अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, अगर हम अपने आप को खुली जगह पर रखेंगे, अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते रहेंगे, अगर हम फेफड़ों को अच्छी हवा देते रहेंगे, तो बहुत कुछ संभव है कि आप अपने आप को सुरक्षित कर लें।
चलिए सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी निश्चित तौर पर, क्योंकि संकट की घड़ी है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अपना सहयोग दे। और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर इससे बेहतर लोगों को अवेयर नहीं कर सकता। और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब, वरिष्ठ चिकित्सक, कंसल्टेंट, सर्जन, राइटर, इनोवेटर, जो अनुभव, लंबा अनुभव उनका इस क्षेत्र में है, इस फील्ड में है। सर, लगातार हम आपके इस तरह के अनुभव लेते रहेंगे। मकसद यही है कि लोग जागरूक हों, लोग इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं बच के रह सके। और सरकार भी कहती है कि सिर्फ सरकार के भरोसे अब इस जंग को नहीं लड़ा जा सकता, और इस तरह से लोगों को भी आगे आना होगा। बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सक, हमसे जुड़े थे, काफ़ी अहम जानकारी उन्होंने दी। आप ज़रूर इस जानकारी को संभाल कर रखिए, इस जानकारी को आप अमल में लाइए, और जो तेज़ी से कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है और उससे अपने आप को आप सुरक्षित रखिए। मास्क जरूर रखिए, लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का आप पालन जरूर करिए। अच्छा भोजन लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ये वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी देर पहले हमसे जो उन्होंने बताई हैं। आप इस पर अमल जरूर करिए, तभी जो बेकाबू कोरोना हो रहा है, ऐसे में जब हम संभल कर रहेंगे तो ज़रूर इससे अपने आप को बचा पाएंगे। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।